जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से क्लास 11th आपका रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो आप श्योरली अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वाली वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़े बहुत आंसर हम बताते भी चलेंगे और आपका क्वेश्चन भी आपको समझाते चलेंगे। अगर आप चाहते हैं आंसर तो प्लीज़ कमेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, नंबर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आपको सही विकल्प चुनना है इनमें से कि कौन सा सही विकल्प है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एनटीपी पर। तो 6.023 × 10 के घाते 23 ऑक्सीजन अणुओं के आपका सही है। तो इसमें से ये क्वेश्चन है, ये एक मोल के भी बराबर होता है। ये जो होता है 6.023 × 10 के घाते 23 जो अणु होता है एक मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि जो क्वांटम संख्या होता है, जो 4 प्रकार के होते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपका पहला क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सत्य नहीं है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न पहले का। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यौगिक में से किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किन्हीं नियमों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है और इसी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है। यौगिक के लिए तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के लिए कौन सा नियम सही है, इनमें से बताना है आपको। जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या सदैव 1 होती है, या फिर ये चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। आंसर आपको नहीं पता है तो पुट कमेंट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि फूलों की गंध उनमें से उपस्थित कुछ भाप वाष्पीकृत कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, जिन्हें सुगंध सेम कहा जाता है। कच्छ ताप पर ये तेल प्रायः जल में आविलेय होते हैं, परंतु वाष्प की अवस्था में ये जल वाष्प की कमी से मिश्रित हो जाते हैं। और फूलों में इन तेलों के निकर्षण हेतु अपनाई जाने वाली उपयुक्त विधि क्या है? कौन सी विधि होती है? या आश्वासन विधि होती है, या क्रिस्टलीकरण होता है, या कम दाब पर आश्वासन होता है, या भाप आश्वासन होता है? ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले में हमने केमिस्ट्री का एक आपका पेपर दिया था, उस पर मैंने कहा था 100 लाइक कंप्लीट होगा, बता देंगे उसका आंसर। उस पर 300 लाइक है और पूरा उसका मैंने हल करके आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आप वो चाहते हैं देखना तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वो वीडियो क्लास 11th के फुल चैप्टर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें से कह रहा है, दूसरा, अब की बार आपका दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि बेंजीन का मूलानुपाती जो सूत्र होता है ये क्या होता है। जो उनका सूत्र हो जाए बेंजीन का C6H6 जो आपका सूत्र है बेंजीन का, यही आपको बताना है, यहाँ बीच में भरना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका होता है ये किसको दर्शाता है? कौन से तत्व? ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 जो आपका है, ये कौन से तत्व के लिए दर्शाया गया है, यहाँ आपको ये बताना है। तो आप इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे और बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयन ऊर्जा क्या होता है? जब आप आवर्त सारणी में आपके बढ़ते हैं दाएं से बाएं, आपका दाहिना है, दाएं से जब आप बाएं जाते हैं तो इसमें जो आयन ऊर्जा होती है, आयन ऊर्जा का मैंने परिभाषा आपको बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खत्म होती है उसे आयन ऊर्जा कहते हैं। तो आयन ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें जो है आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा जो घटता है या बढ़ता है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या कह रहा था? आ और बा आपका है, इनको आपको जोड़ना है कि कौन किसके लिए सही होगा। तो यहाँ दीप तीव्रता है, प्रायिकता घनत्व है, आपका N3 है, O2 है और आपका F फ्लोरीन है, ऑक्सीजन संख्या परिवर्तित विधि है आपका, और N का आकलन है। तो यहाँ
दिए गए हैं आपके ऑप्शन, आपको जोड़ करके मिलाना है। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि मोलरता एवं मोलरता की परिभाषा दीजिए। ये दोनों अंतर है, ये मोलरता एक है, एक मोलरता है। तो इसमें आपको लिखना है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। मैंने इन दोनों का अच्छे से समझा के वीडियो डाल दिया है, मोलरता मोलरता, तो आपको क्लास 11 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ये वीडियो केमिस्ट्री के। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, ये आपका प्रश्न था। अब इसमें अगर आपको ये नहीं आता है मोलरता की परिभाषा, तो आप ये लिख सकते हैं परमाणु व अणु में अंतर लिखिए। तो ये आपको लिखना है, यहाँ अंतर रहेगा, छूट गया है कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, ये लिखिए। तो पहले आप परमाणु के परिभाषा लिखेंगे, फिर अणु की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद उनके उदाहरण देते समय आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं। अगर ये दोनों प्रश्न आपको आते हैं तो एक ही करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 गैसों के नाम लिखिए। 2 गैस कौन से होते हैं जो अम्ल वर्षा कराते हैं, जो अम्लीय वर्षा कराते हैं, जिनका pH मान 5.6 होता है। इनमें अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है। तो वो जो गैस होते हैं उनके आपको नाम लिखना है। ये आपका 6ठा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है 7वां प्रश्न इसमें कि ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की क्या उपयोगिता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या उपयोगिता है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 2 मुख्य उपाय आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये आपका अगला प्रश्न था। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के 2 फायदे, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका आप जब चक्रण करते हैं पुनः से, इसके 2 फायदे क्या हो सकते हैं। कोई चीज़ वेस्ट हो गया है, उसको आप फिर से चक्रण करके उसी स्थिति में ला रहे हैं, तो इसके 2 आपको उपाय बताने हैं, 2 फायदे बताने हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, हमारा है निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लिए लुईस बिंदु प्रतीक होता है। बी के लिए आपको लुईस बिंदु प्रतीक होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को लिखकर आपको दर्शाना होगा। ऑक्सीजन के लिए दर्शाना है और नाइट्रोजन के लिए दर्शाना है। ये अगर आपको नहीं आता है तो निम्नलिखित यौगिक के आप आणविक ज्यामिति बना सकते हैं। किसके? BeCl2 के, BF3 के, और आपका मेथेन है, इसके आप बना सकते हैं आणविक ज्यामिति। तो ये था आपका अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए। जो आपका अष्टक नियम है इसको आपको परिभाषित करना है और इस नियम के लिए एक महत्व आपको देना है। एक अंक में ये प्रश्न है कि अष्टक नियम क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है और इस नियम के एक महत्व आपको लिखना है। इसके लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। इसमें अगर आपको ये नहीं आता है तो आप आबंध प्रबलता भी लिख सकते हैं, अथवा आप कोटि के रूप में आप किस प्रकार इसको व्यक्त कर सकते हैं। आबंध कोटि के रूप में ये आपको लिखना है। आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। अगला है निम्नलिखित यौगिकों की आणविक ज्यामिति बनाइए। फिर वही प्रश्न आपका है, यहाँ से ये प्रश्न रिपीट हो गया आपका। तो यहाँ क्या था प्रश्न कि आबंध प्रबलता जो है को आबंध कोटि के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, आपको ये लिखना है। अगला आप 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या आपको बताना है। कोई 3 बताना है, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 3। आपको 3 बताना है, इनमें से 4 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 3 चुनकर आपको बताना है। और उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये कीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। ऑक्सीजन संख्या आप बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए आणविक मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो आणविक मोलर द्रव्यमान होता है H2O का, CO2 का और मेथेन आपका, तो जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मेथेन का आपको क्या बताना है, आणविक मोलर द्रव्यमान बताना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 59.9% आयरन और 31.1% ऑक्सीजन है, जबकि आयरन की परमाणु भार जो है कितनी होती है, 58। यहाँ 58 लिखा गया है, 58 तथा ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ये आपको लिखना है। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा इजी है क्वेश्चन। अगर आपको सूत्र आता है तो, अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका आपको केवल बताना था कि मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना था। तो ये था आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि डाल्टन की परमाणु व्याख्या की 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर इस सिद्धांत की एक कमी लिखिए। डाल्टन का जो परमाणु व्याख्या सिद्धांत था, इनको आपको लिखना है और इसकी एक कमी को लिखना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये बोहर का परमाणु मॉडल भी लिख सकते हैं और इनमें भी कमी बता सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आपको डाल्टन का परमाणु जो व्याख्या का सिद्धांत है, ये आप
इजीली लिख सकते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण ज्ञात करने के लिए, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए आवश्यकता क्यों हुई? तत्वों का क्यों वर्गीकरण किया गया, क्यों एक इतने श्रेणियों में बांटा गया, 18 खंडों में बांटा गया और 7-8 सर्गों में बांटा गया, क्यों? तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, ये आपको लिखना है। और इसके बाद अपने उत्तर को समझाते हुए दैनिक जीवन में एक उदाहरण आपको दे देना है कि सुविधा कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, कि अगर किसी भी चीज़ को आप व्यवस्थित रूप से नहीं लिखते हैं तो वो आपके लिए एक जटिल समस्या बन जाती है। यह दैनिक जीवन में एक उदाहरण लेकर आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन का संकरण अवस्था बताइए। आपको संकरण अवस्था बताना है कि ये sp1 संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है। यहाँ आपके पास दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। ये नहीं आता है तो आप गिन सकते हैं पाई और सिग्मा, इनमें से पाई और सिग्मा बंधों को आप गिन के यहाँ भी लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, कोई एक ही करना है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो त्रिकोणमितीय यौगिक होते हैं आईपीएससी नाम, इनको लिखना है। जो आईपीएससी नाम है यहाँ दिया गया है, ये आपको आईपीएससी नाम लिखना है कि कौन से ग्रुप के हैं, तो ये आप लिख सकते हैं आईपीएससी नाम। 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। आपको संरचना बनाना है, ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये संरचना भी इनका बना सकते हैं। अगर आप आईपीएससी नाम नहीं लिखते हैं तो आप ये संरचना बनाएंगे, ये संरचना बनाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, यह आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा के रूप में डेनियल सेल का चित्र बनाकर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये डेनियल सेल का चित्र बनाकर ऑक्सीकरण और अपचयन को आपको समझाना है। अगला 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एल्किल बनाने की प्रयोगशाला विधि चित्र सहित आपको लिखना है। एल्किल बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप मार्कोनी-काफ का नियम भी लिख सकते हैं। मार्कोनी-काफ आपको पता होगा, एंटी मार्कोनी-काफ भी आपको पता होगा। आई होप अगर नहीं आता है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो ये था 17 प्रश्न। 18वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया लिखिए, कि जो अपक्रिया है बुटर्ज अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया और सेंडमायर अपक्रिया, तो इन अपक्रियाओं को आपको लिखना है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो ये थे आपके प्रश्न, ये वो प्रश्न रिपीट किए गए हैं। तो ये 18 प्रश्न आपके टोटल थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो पेपर पूरा अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वाली वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो पर 200 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसका आपको आंसर वाली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।